बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बोलते एमसीक्यूज की एक और वीडियो के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अब्दुल रज़्ज़ाक खत्री ब्रदर्स के चैनल से हाजिर खिदमत। आज बोलते एमसीक्यूज में हमारा टॉपिक बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है। फर्स्ट ईयर कॉमर्स इंटरमीडिएट बोर्ड कराची का ये टॉपिक। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट मतलब ये है कि हमारा बिजनेस बैंक में एक अकाउंट खोलता है। हमारे बिजनेस के लिए बैंक एक एसेट है, आता है बढ़ता है तो डेबिट, कम करना है तो उसे क्रेडिट किया जाएगा। बाय नेचर हमारा बैंक में पॉजिटिव बैलेंस होने का मतलब है बैंक में हमारा डेबिट बैलेंस होगा, एसेट साइड का बैलेंस होगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि बैंक अपनी काफ़ी अरसे की ट्रांजैक्शंस, कारोबारी वाक़यात की देखकर हमें इजाज़त देता है कि हम बैंक में अपना अकाउंट ज़ीरो होने के बाद एक ख़ास लिमिट तक, एक ख़ास हद तक नेगेटिव में भी अपना अकाउंट चला सकते हैं। इसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाएगा और ऐसी सूरत में बैंक हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट यानी लायबिलिटी बन जाएगा, क्रेडिट बैलेंस रखता होगा कैश बुक के अंदर। बहरहाल ये यूजुअल नहीं, अनयूजुअल कंडीशन है। इसके बाद अगर मैं बात करूं बैंक की, तो बैंक अपने हर कस्टमर के डिपॉजिट्स और विथड्रॉ को रिकॉर्ड करता है पासबुक में। पासबुक में हर अकाउंट होल्डर का अकाउंट उसके नाम से खोला जाता है और पासबुक में बैंक जब हमारे पैसे वसूल करता है तो वो एंट्री बनाता है कि उसके पास कैश आया, कैश डेबिट, और वो कस्टमर के नाम का अकाउंट कर देता है क्रेडिट, क्योंकि बैंक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पास रखता है कि हम जब बैंक से चेक के ज़रिए रकम निकालना चाहेंगे तो बैंक हमें हमारी रकम लौटा देगा। यानी बैंक हमारे पैसे को बतौर अमानत रखता है और एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी अपने पास रखता है। इसलिए बैंक के पासबुक के मुताबिक हमारा अकाउंट बैंक के लिए एक लायबिलिटी, कर्जा होता है। वो हमें क्रेडिट करे मतलब बैंक ने हमें बढ़ा दिया, बैंक हमें डेबिट करे मतलब बैंक ने हमें कम कर दिया। महीने के अख्ताम पर बैंक हमें एक स्टेटमेंट भिजवाता है। इस स्टेटमेंट को बैंक स्टेटमेंट कहा जाएगा। ये कस्टमर के अकाउंट की, कस्टमर के जनरल लेजर के अकाउंट की एक कॉपी होगी जो बैंक ने हमें भेजी होगी, जिसमें हमारा इब्तदाई बैलेंस, जब जब हमने पैसे जमा करवाए और बैंक ने हमें क्रेडिट किया उसकी तफसील, जब जब हमने पैसे निकलवाए और बैंक ने हमें डेबिट किया उसकी तफसील लिखी होती है। हम अपने पास कैश बुक में रिसिट और पेमेंट साइट पर बैंक अकाउंट के आने और जाने को रिकॉर्ड करते रहते हैं। महीने के आखिर में बैंक ने स्टेटमेंट भिजवाया है, उसमें हमारा एक बैलेंस है और हमारी कैश बुक के हिसाब से हमारा बैलेंस है। इन दोनों बैलेंस में जो डिसएग्रीमेंट पाया जाता है उसके कई रीजंस होते हैं कि कोई एक पार्टी ने वाकया रिकॉर्ड किया है, दूसरी पार्टी ने भी वाकया रिकॉर्ड नहीं किया, या अगलात एरर्स प्रोड्यूस हो गए हैं बैंक की तरफ से या हमारी तरफ से। इन तमाम वजूहात की बिना पर दोनों बैलेंसेस टैली नहीं करते। इन बैलेंसेस को टैली करने के लिए एक बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमारा अकाउंटेंट बनाता है और उसमें उन तमाम वाक़यात को दर्ज किया जाता है जो अब तक दर्ज नहीं हो पाए। उन्हें जज किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और टैली करके, रिकन्सिलिएशन का मतलब ही ये होता है कि जो चीज़ें डिसएग्रीमेंट में थी उन्हें एग्री करके दोनों बैलेंसेस को टैली यानी बराबर लाया जाता है। कैश बुक के मुताबिक जो बैलेंस है उसको और बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक जो बैलेंस है उन सबको। इस प्रोसीजर और इस तरीक़ेकार को बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना कहेंगे, जो किसी मंथ के एंड पर बनाया जाता है हमारे कारोबार के अकाउंटेंट से। ये वो बेसिक इन्फॉर्मेशन और मालूमात थी जो आपको आगे एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा काम आएंगी और इन्हीं के साथ हम अपने एमसीक्यूज का आगाज करते हैं। हमारा पहला एमसीक्यू कह रहा है, द कस्टमर इज अलाउड टू डिपॉजिट और विथड्रॉ मनी एज एंड व्हेन ही लाइक्स इन केस ऑफ। ग्राहक को इस बात की इजाजत होती है कि वो जब चाहे रकम निकलवा ले, जब चाहे रकम
जमा करवा दे जब वो पसंद करे। ऐसा किस किस्म के बैंक अकाउंट में होता है? करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में, या इनमें से किसी में नहीं? तो हमें एक बात मालूम होनी चाहिए कि करंट अकाउंट ही दरअसल वो अकाउंट होता है जिसे हम हालिया जारी खाता कहते हैं, कि इसमें जब चाहे रकम निकलवा सकते हैं, जब चाहे रकम जमा करवा सकते हैं। इस पर कोई इंटरेस्ट मार्कअप यानी बैंक कोई सूद हमें नहीं देता, कोई मुनाफा नहीं देता। इसी के साथ साथ इसमें कोई ज़कात की डिडक्शन भी नहीं होती। इसके अंदर कोई पाबंदी अकाउंट के ऊपर नहीं होती। इस वजह से एक बिजनेसमैन फ्रीली इस अकाउंट को ऑपरेट करता है, तो कस्टमर को फ्रीली जो रकम जमा कराने और निकालने की गुंजाइश होती है वो यकीनी तौर पर होती है करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कहा गया, इन केस डिपॉजिट कैन बी मेड ओनली अप टू अ सर्टेन अमाउंट। अगर जमा करवाई जा सकती हो रकम एक मखसूस रकम में, मखसूस मिकदार में, और आप निकाल सकते हो, ये आपको अलाउ होता हो सिर्फ ट्वाइस और थ्राइस अ वीक, यानी एक हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा आप रकम को निकलवा सकते हो, और वो भी नॉट एक्सीडिंग अ सर्टेन अमाउंट, एक ख़ास रकम से ज़्यादा नहीं। यानी आप 2 से 3 दफ़ा हफ्ते में रकम निकाल सकते हैं, और वो भी एक मखसूस रकम से ज़्यादा नहीं। ये किस अकाउंट में होता है? करंट में, सेविंग में, फिक्स डिपॉजिट, या इसमें से कोई नहीं? तो यकीनी तौर पर ऑप्शन होगा सेविंग बैंक अकाउंट, जो कि सेविंग बैंक अकाउंट आमतौर पर सैलरी पर्सन्स, जो तनख्वाहदार लोग होते हैं, उनके लिए खोला जाता है। वो अपनी इब्तदा में अपनी सैलरी, मंथ के इब्तदा में मिलने वाली सैलरी बैंक में जमा करवा देते हैं, और बैंक उन्हें उनके मुख्तलिफ अखराजात करने के लिए अलाउ करता है कि वो हफ्ते में 2 मरतबा 3 मरतबा रकम चेकबुक के ज़रिए निकाल लें। बाकी रकम उनकी बैंक में पड़ी रहेगी, और उस पर बैंक उन्हें इंटरेस्ट या मार्कअप भी ऐड करके देगा, जो एट द ईयर एंड उनके लिए एक बेनिफिट और एक अच्छी रकम बन जाएगी। नंबर 3 MCQ में कहा गया, व्हेन अ सर्टेन अमाउंट इज डिपॉजिटेड फॉर अ फिक्स पीरियड सच एज 6 months और ईयर और लॉन्गर, सच टाइप ऑफ अकाउंट इज। जब एक मखसूस रकम को जमा करवा दिया जाए एक मुकर्ररा अरसे के लिए, जैसा कि 6 महीने, 1 साल या उससे भी ज़्यादा, तो इस किस्म के अकाउंट को क्या कहेंगे? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, या इनमें से कोई नहीं? और यकीनी तौर पर राइट आंसर होगा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, जिसमें कोई चेकबुक भी इशू नहीं होती, और हम एक फ़िक्स रकम एक फ़िक्स मुद्दत के लिए जमा करवा देते हैं। इस पर इंटरेस्ट या मार्कअप सबसे ज़्यादा मिलता है, और इसमें आप रकम निकलवा नहीं सकते उस मुद्दत तक। तो ये फ़िक्स डिपॉजिट अकाउंट हुआ। अब कहा गया, व्हेन अ कस्टमर इज़ अथोराइज्ड, जब एक गाहक को इख्तियार दिया जाता है कि वो उधार ले अप टू एन एग्रीड अमाउंट, एक मुकर्ररा मुत्तफ़िका रकम की, इन एक्सेस ऑफ कस्टमर बैंक बैलेंस, उससे भी ज़्यादा रकम वो निकलवा ले जितना कि कस्टमर का बैंक बैलेंस मौजूद है, इट विल बी कॉल्ड, यानी कस्टमर को उधार लेने की इख्तियार मिल जाए कि वो अपने बैंक में जितना बैलेंस है उससे भी ज़्यादा रकम निकाल सकता है, लेकिन एक एग्रीड मुत्तफ़िका रकम के यहाँ तक निकाल सकता है। एक लिमिट होगी कि आप ज़ीरो होने के बाद अपने अकाउंट को इतने हद तक जो है वो माइनस में चला सकते हैं। इस चीज़ की इजाज़त को क्या कहेंगे? तो जी इनका आंसर है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अंडरड्राफ्ट, बैंक बैलेंस एंड नन ऑफ दी अबव। और यकीनी तौर पर इसे कहेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। जब आप एक्सेस विदड्रॉ करेंगे, ज़्यादा रकम निकाल लेंगे देन डिपॉजिट जमा करवाने के मुकाबले में, तो उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट एक करंट लाइबिलिटी शुमार होगा, और अब हमारा बैंक अकाउंट जो कि नॉर्मली एक एसेट होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट होने की शक्ल में एज अ लाइबिलिटी ऑपरेट करेगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज द राइट आंसर। नंबर 5 में कहा गया, व्हेन अ कमर्शियल बैंक एडवांसेस अ फिक्स्ड सम फॉर अ डेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम, इट विल बी कॉल्ड। जब एक तिजारती बैंक
कर्ज देता है एक मुकर्ररा रकम एक मखसूस अरसे के लिए, तो इसे क्या कहेंगे? ओवरड्राफ्ट, लोन, अंडरड्राफ्ट या नन ऑफ द अबव? तो जब एक कमर्शियल बैंक एक मखसूस रकम एक मखसूस अरसे वक्त के लिए देगा, तो फिर ऐसी सूरत में उसे लोन या बैंक लोन के नाम से पुकारा जाएगा। और बैंक लोन को नॉन करंट लाइबिलिटी तस्वुर किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर औकात में ये 1 साल से ज़्यादा का कर्जा बैंक देता है। लेकिन अगर बैंक 6 माह 1 साल के अंदर अंदर का कर्जा देगा, तो ऐसी सूरत में वो करंट लाइबिलिटी में शुमार होगा। नंबर 6 में कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी फिल्ड अप व्हेन मनी इज टू बी डिपॉजिटेड इन द बैंक? इनमें से कौन सा भरा जाएगा जब आप रकम को बैंक में जमा करवाते हो? यानी जब आप बैंक में रकम जमा करवाएंगे तो आप इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट फिल करेंगे? ड्राफ्ट का, चेक का, पे इन स्लिप का या पे ऑर्डर का? तो याद रखिए जी कि जब आप रकम बैंक में जमा करवाने जाते हैं तो बैंक आपको प्रोवाइड करता है एक पे इन स्लिप, यानी आप पे करके देकर इन यानी जमा करवाते हो अपने अकाउंट में उस स्लिप के ज़रिए। तो इस स्लिप के ज़रिए आप पैसे भी जमा करवा सकते हो, किसी का चेक भी जमा करवा सकते हो, डिविडेंड के वारंट्स भी जमा करवा सकते हो। तो ये तमाम चीज़ें पे इन स्लिप के ज़रिए जमा होती हैं, और रकम जमा कराने का जो सोर्स है, ज़रिया है, वो पे इन स्लिप है। यही वो डॉक्यूमेंट है जिसकी एक कॉपी बैंक रख लेता है और इसकी एक कार्बन कॉपी विद बैंक स्टैम्प और सिग्नेचर आप अपने पास रखते हो बतौर सबूत कि बैंक में आपने अकाउंट में पैसे जमा करवाए हैं, चेक जमा करवाया है। नंबर 7 में कहा गया, अ कस्टमर कैन विथड्रॉ फ्रॉम हिज अकाउंट और मेक पेमेंट टू वेरियस पार्टीज बाय इशू ऑफ। एक ग्राहक निकाल सकता है अपने अकाउंट से अदायगी करने के लिए मुख्तलिफ फरीकैन के क्या जारी करके? पे इन स्लिप, चेक, ओवरड्राफ्ट या इनमें से कोई नहीं। तो बैंक निकाल सकता है अपने अकाउंट से कस्टमर निकाल सकता है अपने अकाउंट से पेमेंट करने के लिए मुख्तलिफ फरीकैन को यकीनी तौर पर चेक के ज़रिए, यानी चेक बुक के चेक्स इसी काम के लिए होते हैं कि अकाउंट होल्डर को, कस्टमर को रकम निकलवानी हो तो वो रकम चेक बुक के ज़रिए, चेक्स के ज़रिए निकाल सकता है। बैंक रिकॉर्ड कस्टमर ईच डिपॉजिट एंड विथड्रॉल इन। बैंक ग्राहक के हर पैसे जमा करवाने को और पैसे के निकलवाने को रिकॉर्ड करता है कहाँ पर? बैंक की पासबुक में, चेक बुक में, पे इन स्लिप में या इनमें से कोई नहीं? और राइट आंसर होगा बैंक की पासबुक में। तो याद रखिए, हमारा बिजनेस बैंक के आने और जाने को रिकॉर्ड करता है कैश बुक में, और बैंक रिकॉर्ड करता है ग्राहक के हर डिपॉजिट और विथड्रॉल को बैंक की पासबुक में। नेक्स्ट है, व्हेन टू पैरेलल लाइंस, जब दो मतवाजी लकीरें यानी अपने साथ साथ एक साथ चलने वाली, जैसे रेल की पटरियों को देखा जाए तो वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, मुतवाजी होती हैं, ऐसी दो मुतवाजी लाइंस को ड्रॉ किया जाए अक्रॉस द फेस ऑफ अ चेक, एक चेक के एक तरफ कोने में, इट इज सेड टू बी, तो उसे क्या कहा जाएगा? यानी किसी चेक पर दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी जाएं तो फिर उस चेक को किस नाम से पुकारा जाएगा? बेयरर चेक, हामिल चेक, एन ऑर्डर चेक, हुक्मिया चेक, क्रॉस चेक, खत कशीदा चेक या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिए, बैंक में जब आप पैरेलल लाइंस चेक पर ड्रॉ करते हो तो ये क्रॉस चेक बन जाता है। मैं आपकी मालूमात के लिए मजीद आपको बताता चलूँ कि बेयरर चेक वो होता है जो हामिल चेक है, नोट की तरह है, जैसे नोट जिसके पास है उसका कहलाता है, ऐसे बेयरर चेक भी जिसके पास होगा उसका कहलाएगा। ये काउंटर पर कैश करवाया जा सकता है, यानी काउंटर पर कैश करवाया जाने वाला चेक बेयरर चेक होता है, जबकि अगर किसी के नाम पर चेक जारी किया जाएगा तो वो एक ऑर्डर चेक होगा, और एक क्रॉस चेक वो होगा कि जिसमें दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ हो जाएंगी। इसे काउंटर पर, बैंक के काउंटर पर कैश नहीं करवाया जा सकता, इसे पे इन स्लिप के ज़रिए अपने अकाउंट में जमा करवाया जा सकता है, जहां मुख्तलिफ कमर्शियल बैंक्स के लिए हर मुल्क के सेंट्रल बैंक, जैसे पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान,
तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक शोबा बनाकर रखा होता है जिसे क्लियरिंग हाउस कहा जाता है। क्लियरिंग हाउस में एक बैंक लेकर आता है चेक किसी दूसरे बैंक के, और उस दूसरे बैंक के जरिए उसे क्लियर करके पहले बैंक के अकाउंट में रकम को जमा करवाने का काम, क्लियर करने का काम क्लियरिंग हाउस में होता है। तो वो क्लियरिंग हाउस से चेक क्लियर होगा जो क्रॉस चेक होगा, और ये काउंटर पर कैश नहीं हो सकेगा। ये सेफ चेक होता है और बिजनेस में ज़्यादातर क्रॉस चेक ही इस्तेमाल होते हैं। नंबर 10 में कहा गया when the check is paid by the drawer bank, जब चेक को बनाने वाले का बैंक अदा करता है, it is said to be, तो इस चेक के बारे में कहा जाएगा कि ये चेक क्या हो गया, ऑनर्ड यानी इसे ताज़ीम दी गई, इज्जत दी गई, डिसऑनर नामंजूर कर दिया गया, इंडोर्स आगे किसी को सुपुर्द कर दिया गया, हवाले कर दिया गया, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा कि जब चेक को अदा कर दिया जाएगा बनाने वाले के बैंक की जानिब से, तो कहा जाएगा कि चेक इज़ ऑनर्ड, चेक की ताज़ीम कर दी गई, चेक को अदा कर दिया गया। यानी ऑनर्ड से मुराद यहाँ पेड होगा कि बैंक ने पे कर दिया, उसे चेक को इज्जत दे दी, उसे पे कर दिया। When the check is not paid by the drawer bank, it is said to be honored, dishonored, endorsed or none of the above। तो जाहिर सी बात है, जब चेक को अदा कर दिया तो वो ऑनर्ड हो गया, तो जब नहीं अदा किया तो ये डिसऑनर्ड हो गया, नामंजूर हो गया। चेक के नामंजूर यानी मुस्तरद होने की कई वजूहात होती हैं कि जिसने चेक आपको लिख कर दिया, फ़र्ज़ कीजिए वो चेक 20,000 का था, जब पता किया गया उस बनाने वाले चेक के बैंक से, तो पता चला उसके अकाउंट में 20,000 रुपये नहीं है, तो रकम की शॉर्टेज की वजह से, साइन मशकूक होने की वजह से, ओवर राइटिंग होने की वजह से, या किसी भी और रीज़न की वजह से बैंक उस चेक को नामंजूर कर देता है। इसे डिसऑनर करना चेक का कहा जाएगा। कहा गया द एक्ट ऑफ साइनिंग ऑन द बैक ऑफ द चेक इन ऑर्डर टू ट्रांसफर इट टू समवन एल्स इज कॉल्ड, एक अमल जिसमें किसी चेक की पुश्त पर दस्तखत कर दिए जाएं ताकि इसके हुकूक मिल्कियत मुंतकिल हो जाएं किसी और को, इसे क्या कहेंगे? क्रॉसिंग करना, खत कशीदगी करना, इंडोर्समेंट सुपुर्द या हवाले करना, ड्राफ्टिंग यानी बनाना, या नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इंडोर्समेंट, सुपुर्द करना, हवाले करना, यानी चेक की पुश्त पर साइन कर देना, उसे हवाले कर देना कि ये शख्स अब मेरी मिल्कियत से इस शख्स के मिल्कियत में चला गया, इसे चेक की इंडोर्समेंट करना, सुपुर्दगी या तहवील में दे देना, हवाले कर देना कहलाएगा। नेक्स्ट कहा गया कमर्शियल बैंक फैसिलिटी सहूलत देता है रेमिटेंस भेजना, तरसील करना, मनी या किसी भी चीज़ को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह, किसके ज़रिए? चेक के ज़रिए, ओवरड्राफ्ट के ज़रिए, या बैंक ड्राफ्ट के ज़रिए, या इनमें से कोई नहीं। तो यकीनी तौर पर बैंक ये सहूलत आपको देता है बैंक ड्राफ्ट के ज़रिए। और सिर्फ बैंक ड्राफ्ट नहीं, बल्कि हम यूँ भी कह सकते हैं कि बैंक ड्राफ्ट के अलावा ऑनलाइन ट्रांसफ़र और जो है वो टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र, इस तरह की सहूलत भी प्रोवाइड करता है, जिसमें आप बैंक में रकम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। तो बैंक ड्राफ्ट यहाँ राइट आंसर। नेक्स्ट है हुंडी इज एग्जैक्टली लाइक अ, हुंडी बिल्कुल किन की तरह होती है? बैंक ड्राफ्ट की तरह, चेक की तरह, पे इन स्लिप की तरह, या इनमें से कोई नहीं? एंड द राइट आंसर इज बैंक ड्राफ्ट। हुंडी बैंक ड्राफ्ट की जैसी होती है। नेक्स्ट आपसे कहा गया कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कस्टमर डिपॉजिट करवाता है कैश या चेक, किसकी मदद से? फिर दोबारा सुन लीजिएगा, ग्राहक जमा करवा सकता है कैश या चेक किस डॉक्यूमेंट की मदद से? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की मदद से, पे इन स्लिप से, पासबुक से, या कैश बुक से। और यकीनी तौर पर राइट आंसर हमारे पास होगा कि जो बैंक है वो डिपॉजिट करवा सकता है
बैंक में रकम डिपॉजिट करवाई जा सकती है या चेक की रकम डिपॉजिट करवाई जा सकती है कस्टमर की जानिब से पे इन स्लिप के जरिए। एक कॉपी कस्टमर के अकाउंट की बैंक के लेजर की क्या कहलाती है? यानी बैंक अपने जनरल लेजर की, अपने ग्राहक की अकाउंट की एक कॉपी जो बनाता है उसे क्या कहते हैं? डिपॉजिट स्टेटमेंट, बैलेंस स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट या कस्टमर? तो राइट आंसर होगा बैंक स्टेटमेंट, यानी बैंक कस्टमर के अकाउंट की जनरल लेजर की जो एक कॉपी बनाता है वो दरअसल बैंक की तरफ से भिजवाया हुआ बैंक स्टेटमेंट कहलाता है। डिसएग्रीमेंट यानी इत्तेफाक ना होना बैलेंसेस का में अराइज हो सकता है ओविंग टू द मिस्टेक और मिस्टेक्स इन द। तो जो डिसएग्रीमेंट बैलेंसेस का है वो हो सकता है उन अगलात की वजह से या उस गलती की वजह से जो कहाँ होती है? कैश बुक में सिर्फ, बैंक स्टेटमेंट में, कैश बुक या बैंक स्टेटमेंट में, या बैंक बैलेंस बैंक कॉलम में कैश बुक के सिर्फ। तो यकीनी तौर पर जो डिसएग्रीमेंट होता है वो हमारी अपनी कैश बुक में भी गलती या अगलात हो सकती हैं या बैंक स्टेटमेंट में भी गलती या अगलात हो सकती हैं। तो इसका मतलब है दोनों ही में हो सकती हैं। तो सी इज द राइट आंसर, कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट। नंबर 18 में कहा गया द स्टेटमेंट विच कंटेन अ कंप्लीट एंड सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिफरेंसेस इन बैलेंसेस एज पर कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट इज नोन एज। स्टेटमेंट जिसमें एक मुकम्मल और तसल्ली बख्श वजाहत मौजूद होती है उस फ़र्क की जो कि पाया जाता है कैश बुक के बैलेंस में और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में, उसे क्या कहते हैं? बैंक स्टेटमेंट, कैश स्टेटमेंट, बैलेंस स्टेटमेंट या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? एंड द राइट आंसर इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, क्योंकि यही तो वो स्टेटमेंट होता है जिसमें एक मुकम्मल और तसल्ली बख्श वजाहत पाई जाती है कि जो कैश बुक और बैंक बैलेंस के दरमियान डिफरेंस पाया गया है वो क्या क्या है, किस किस जगह है, वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में पता चलता है। कहा गया नंबर 19 में फॉर अ बिजनेस, एक कारोबार के लिए बैंक अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, या इनमें से कोई नहीं है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारा एक बिजनेस होता है वो बैंक को एज एन एसेट लेता है और एसेट सारे के सारे रियल अकाउंट होते हैं, परमानेंट अकाउंट होते हैं। तो बैंक अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट है, परमानेंट अकाउंट है। लेकिन अगर मैं इसी बात को बैंक के हिसाब से सोचूं, यानी अगर ये एमसीक्यू यूं होता कि फॉर अ बैंक कस्टमर अकाउंट इज, बैंक के लिए जो कस्टमर का अकाउंट होता है वो एक पर्सनल अकाउंट होता है क्योंकि उसके नाम से अकाउंट खोलता है, तो वो पर्सनल अकाउंट होगा। यहाँ बिजनेस के लिए जो बैंक अकाउंट होगा वो एक एसेट होगा, यानी रियल अकाउंट होगा। एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को कौन तैयार करता है? बैंकर, अकाउंटेंट बिजनेस का, स्टैट्यूटरी ऑडिटर यानी आईनी किताबों की जांच पड़ताल करने वाले, या रजिस्ट्रार जो कंपनी को रजिस्ट्री देते हैं। तो राइट आंसर होगा अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस का अकाउंटेंट होता है वही बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को तैयार करता है। When bank column of a cash book shows a credit balance, it means जब बैंक कॉलम एक कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस को शो करता है तो इसका क्या मतलब होता है? याद रखिएगा, कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम एज एन एसेट लिया जाता है, उसका नॉर्मली डेबिट बैलेंस होना चाहिए। लेकिन अगर वहाँ क्रेडिट बैलेंस है, मतलब लाइबिलिटी बैलेंस है, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट को यकीनी तौर पर वो शो करेगा। नीचे ऑप्शन है कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, अंडरड्राफ्ट या ओवरड्राफ्ट। तो राइट आंसर होगा ओवरड्राफ्ट, क्योंकि कैश बुक के अंदर हमारा बैंक अकाउंट डेबिट बैलेंस होना चाहिए नॉर्मली। अगर वहाँ डेबिट नहीं है, क्रेडिट बैलेंस है, तो इसका मतलब हमने विथड्रॉ एक्सेस ज़्यादा कर लिया है डिपॉजिट करवाने के मुकाबले, और ये ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाएगा।
बैंक रिकॉन्सिलेशन इज नॉट अ, बैंक रिकॉन्सिलेशन नहीं है लेजर अकाउंट, मेमोरेंडम स्टेटमेंट, रिकंसाइल रिकॉर्ड या प्रोसीजर टू प्रूव कैश बुक बैलेंस। तो हम देखते हैं कि जी बैंक रिकॉन्सिलेशन एक मेमोरेंडम स्टेटमेंट तो है, ये रिकंसाइल यानी एग्री करने की कोशिश करता है रिकॉर्ड को, ऐसा भी है, और ये एक प्रोसीजर भी है जिसमें हम कैश बुक के बैलेंस को प्रूव भी करते हैं। इसका मतलब है बी, सी और डी, ये चीज़ें हैं कि बैंक रिकॉन्सिलेशन ऐसा होता है। लेकिन ये जो बैंक रिकॉन्सिलेशन है वो लेजर अकाउंट नहीं होता। तो इसका मतलब ऊपर कह रहा है कि बैंक रिकॉन्सिलेशन इज नॉट अ, नहीं है, तो बैंक रिकॉन्सिलेशन लेजर अकाउंट नहीं है, तो लेजर अकाउंट इज द राइट आंसर। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ, बैंक रिकॉन्सिलेशन किसका हिस्सा है? पासबुक का, लेजर अकाउंट का, जर्नल का या कैश बुक का? एंड द राइट आंसर इज लेजर अकाउंट। यानी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट लेजर अकाउंट का एक हिस्सा होता है, यानी लेजर अकाउंट के जरिए तरतीब दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि बैंक स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होता है अकाउंट का। कस्टमर बैंक स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होता है अकाउंट्स का, कस्टमर का, जो मेंटेन कौन करता है? तो बैंक स्टेटमेंट बैंक की तरफ से भिजवाया जाता है, तो यकीनी तौर पर उसे मेंटेन भी बैंक ही करता है। हमारे पास जो आंसर्स हैं या जो ऑप्शंस हैं उनमें है कि बैंक स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट अकाउंट का, कस्टमर का होता है, अकाउंटेंट का बिजनेस के होता है, बैंक का होता है या स्टैट्यूटरी ऑडिटर का मेंटेन किया हुआ होता है। तो राइट आंसर है कि जी बैंक स्टेटमेंट बैंक की तरफ से बनाया हुआ होता है, तो बैंक की तरफ से ही भिजवाया जाता है, तो बैंक इज द राइट आंसर। 25 में कहा गया डेबिट बैलेंस बैंक अकाउंट का बिजनेस की बुक्स में इक्वल होता है क्रेडिट बैलेंस बिजनेस के अकाउंट का किसकी किताबों में? तो अगर हमारे बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा तो इसका मतलब है हमारा पॉजिटिव बैलेंस है। बैंक वाले इसी को क्रेडिट बैलेंस के तौर पर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है उसका जो क्रेडिट बैलेंस होगा अकाउंट में वो किसकी किताबों में होगा? तो बैंक की किताबों में होगा। बैंक इज द राइट आंसर। When bank statement shows a credit balance, it means, अब इस बात पे इंपॉर्टेंट दीजिएगा कि क्रेडिट बैलेंस शो कहाँ हो रहा है? बैंक स्टेटमेंट में। अगर क्रेडिट बैलेंस बैंक स्टेटमेंट में शो हो रहा है, इसका मतलब है बैंक ये कह रहा है कि आपका क्रेडिट बैलेंस है, और बैंक बाय नेचर हमारे अकाउंट को क्रेडिट साइड पर ही लेता है। इसका मतलब अगर बैंक हमें क्रेडिट बैलेंस बता रहा है तो हमारा अकाउंट पॉजिटिव बैलेंस को पेश कर रहा है। नीचे जाइए तो फेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल, ओवरड्राफ्ट या नन ऑफ द अबव ऑप्शंस हैं। तो जो फेवरेबल बैलेंस होगा वो यकीनन पॉजिटिव बैलेंस को प्रेजेंट कर रहा है, तो फेवरेबल बैलेंस इज द राइट आंसर। यानी जब बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट बैलेंस को शो करे तो ये हमारा फेवरेबल बैलेंस या पॉजिटिव बैलेंस तस्वुर होगा। When bank column of a cash book show a debit balance, it means जब हमारा कैश बुक डेबिट बैलेंस हमारे बैंक कॉलम को जाहिर कर रहा होगा तो इसका क्या मतलब? तो डेबिट बैलेंस एसेट बैलेंस होता है, डेबिट साइड पर होता है, तो ये भी अगेन पॉजिटिव बैलेंस को ही शो करेगा। अब नीचे ऑप्शन में कहा गया ओवरड्राफ्ट बैंक के मुताबिक है, अनफेवरेबल बैलेंस है या फेवरेबल बैलेंस है कैश बुक में, तो यकीनी तौर पर कैश बुक में हमारा फेवरेबल पॉजिटिव बैलेंस होगा, तभी वो डेबिट बैलेंस होगा, एसेट बैलेंस होगा, तो फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कहा गया कि जब बैंक स्टेटमेंट शो करता है डेबिट टोटल बैलेंस, तो इसका क्या मतलब है? तो अब एक बात है कि जी बैंक स्टेटमेंट में वैसे तो बाय नेचर हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, अगर बैंक स्टेटमेंट में हमारा डेबिट बैलेंस शो हो रहा है तो इसका मतलब है ये नेगेटिव बैलेंस है, और नेगेटिव बैलेंस को बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर नजर आ रहा है कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस नहीं, लेकिन ये ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक और ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट। तो डी ऑप्शन सही होगा कि ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट। ये जो अभी मैंने आपको बताया, ये जो मैंने अभी आपको बोला, तो अक्सर ऐसा ही होता है कि जब पेपर के अंदर
हम पढ़ते हैं कि बैंक स्टेटमेंट शो करता है डेबिट बैलेंस, हम फौरन ही दिमाग में लाते हैं हाँ जी ये तो नेगेटिव बैलेंस है। अब जैसे ही नेगेटिव बैलेंस का जहन में आता है कहा जाता है जी ओवरड्राफ्ट, और ये ऑप्शन हम फौरन ही पुकार उठते हैं कि ओवरड्राफ्ट एज पर, तो हम फौरन ही ए पे क्लिक कर देते हैं। हालांकि हमें आगे ये भी देखना चाहिए कि वो कह रहे हैं ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो ओवरड्राफ्ट जरूर है लेकिन कैश बुक के मुताबिक कह रहा है, तो ये सही नहीं है क्योंकि ऊपर वो कह रहे हैं बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस शो करना, यानी बैंक ये शो कर रहा है कि डेबिट बैलेंस है, बैंक ये शो कर रहा है कि ओवरड्राफ्ट है, तो ये हमारा डी रिक्वायर्ड सही बता रहा है कि ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट। तो इसका मतलब है पेपर में थोड़े से रीडिंग को ज़्यादा पावरफुल बनाइए, ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से उसे पढ़िए और फिर जाकर सारे ऑप्शंस को पढ़ने के बाद आंसर दीजिए। नंबर 28 का आंसर ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट। 29 में कहा गया इन एडजस्टिंग, एडजस्ट करते हुए कैश का बैलेंस इनमें से कौन सा आप अकाउंट में नहीं लेते, यानी जब आप कैश बैलेंस को एडजस्ट कर रहे होते हैं तो किस चीज़ को आप अपने अकाउंट्स में नहीं लेते, मिस्टेक जो कैश बुक की है, मिस्टेक जो बैंक स्टेटमेंट की है, इंटरेस्ट और डिविडेंड जो क्रेडिट बैंक स्टेटमेंट ने किया है, या नन ऑफ दी अबव। तो जब आप कैश का बैलेंस एडजस्ट कर रहे होंगे तो उस वक्त आप जिसे नहीं लेंगे वो होगा मिस्टेक जो बैंक स्टेटमेंट में हुई है, क्योंकि जो मिस्टेक बैंक स्टेटमेंट में हुई है वो यकीनी तौर पर बैंक वाला ठीक करेगा, जबकि ऊपर लिखा हुआ है कि हम जब कैश बैलेंस को एडजस्ट करते हैं तो कैश बैलेंस एडजस्ट करने का मतलब है कि हम अपनी कैश बुक का बैलेंस एडजस्ट कर रहे होते हैं, तो उस वक्त जाहिर सी बात है हम वो मिस्टेक्स देखेंगे जो हमारी कैश बुक में होती है, वो मिस्टेक्स नहीं देखेंगे जो कि बैंक स्टेटमेंट में हुई है। अनफेवरेबल बैंक बैलेंस का क्या मतलब होता है? क्रेडिट बैलेंस कैश बुक में होना, क्रेडिट बैलेंस बैंक स्टेटमेंट में होना, डेबिट बैलेंस कैश बुक में होना, या दोनों डेबिट और क्रेडिट बैलेंस कैश बुक में होना। और राइट आंसर होगा जी क्रेडिट बैलेंस कैश बुक में, क्योंकि कैश बुक में हमारा बाय नेचर डेबिट बैलेंस होता है, उसके क्रेडिट बैलेंस होने का मतलब वो अनफेवरेबल है, नेगेटिव है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। ये हमारे पास बैंक रिकंसिलिएशन के एमसीक्यूज हुए। इसके साथ मैं आप सब लोगों से इजाज़त चाहूँगा, एक और नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत होंगे। आपके कमेंट ज़रूर बताइए कि कितने एमसीक्यूज आपके दुरुस्त हुए, और इसके साथ साथ अपनी राय भी ज़रूर दीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। जितने लोगों तक पहुँचेंगे सभी को फ़ायदा देंगी। तो बोलते हैं एमसीक्यूज के साथ जुड़े रहिए, खत्री ब्रदर्स के साथ जुड़े रहिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।